Hello everyone. Welcome to my series of your class 10th chapter Life Processes. इस सीरीज में हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं जिसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने सारे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और उसकी क्या कंडीशंस थी, इवेंट्स थी, सब पढ़ा था। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था एनिमल्स के अंदर, जहां हमने बेसिकली बात करी थी उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अमीबा और पैरामीशियम के अंदर किस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये कैरी ऑन होता है। और अब आज इस थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्पेसिफिकली। तो आज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है और आपकी डिफरेंट प्रोसेसेस को करने में मदद करता है। तो ये चैप्टर 4 पोर्शंस में बेसिकली है, जिसमें ए पोर्शन न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी जो बी सीरीज आएगी दैट विल बी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी सी सीरीज के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और इसकी डी सीरीज के अंदर हम एक्सक्रीशन का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर यहाँ देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले आपके माउथ से शुरू होता है। आपकी मैंने 5 प्रोसेसेस आपको समझाई थी न्यूट्रिशन की, जब हमने अमीबा का केस लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें जो फर्स्ट प्रोसेस था दैट वाज इनजेशन। तो जब हमें खाने को अपनी बॉडी के अंदर हम इनटेक करते हैं, तो इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन का प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इंजेशन समझते हैं, जो कि आपका माउथ से स्टार्ट होता है। मान लो आप चावल खा रहे हो या रोटी खाने बैठे हो, तो रोटी तोड़ोगे और उसके बाद उसको मुंह में डालोगे। सो माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन जहां पे ये प्रोसेस शुरू होती है। सो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड एंटर्स हियर। और माउथ में डालने के बाद 2 ऑर्गन्स हैं जिनको एनकाउंटर करता है आपका फूड। पहला है टंग और दूसरा है आपके टीथ। तो जो आपकी टंग है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। ये मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, मसल्स हैं, कोई भी बोन नहीं होती आपकी टंग में, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेंसरी ऑर्गन है एक आपका, बिकॉज ये टेस्ट को सेंस करने में मदद करता है। बिकॉज इसके ऊपर सेवरल टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मतलब कुछ इस तरीके की इसके अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। आप कुछ खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बिटर खा रहे हैं, तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये आपकी टंग के अंदर कुछ सेंसेस प्रेजेंस होती हैं, सेंसरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसका डिटेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज, जब हम खाना चबाते हैं अपने खाने से ना, तो आपकी जो टंग है वो प्रोड्यूस करती है एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम। आप इस रिएक्शन के अंदर देख पा रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका टंग उसका प्रोडक्शन करती है। और इसका काम क्या होता है, इसका ये काम होता है सबसे पहला तो कि ये फूड के साथ टंग उसको मिक्स करने में मदद करती है। और दूसरा, टंग आपको बोलने में भी मदद करती है। अगर किसी की टंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली स्पीच क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज आपकी टंग ने प्रोड्यूस किया है, जो सलाइवा के अंदर पाया जाता है, ये स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। नाउ व्हाट इज स्टार्च? मान लो आपने अगर एक रोटी खाई, चपाती खाई, या आपने अगर राइस खाए, तो बेसिकली हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट्स रिच होता है। तो अगर आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात कर रही हूं, जब इसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टार्च। अब हमें पता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, पर एकदम से माउथ के अंदर उसका ग्लूकोज नहीं बन जाएगा। तो पहले वो स्टार्च एक मिड पॉइंट पे जाके ब्रेक होगी, जिसका मतलब होता है कि वो माल्टोज बनाती है। तो स्टार्च कन्वर्ट होती है माल्टोज में। बाकी के प्रोसेसेस आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जाके होगा। अब दूसरी बात करते हैं आपके टीथ के बारे में। अब टीथ क्या करते हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इनका काम छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि च्यू करना, फूड को ग्राइंड करना, क्रश करना। डिफरेंट टीथ्स होते हैं ना, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर्स, कैनाइंस। तो सबके जो फंक्शन है वो एक साथ लिख दो अब टीथ के, कि वो ग्राइंडिंग, कटिंग और च्यूइंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउथ के अंदर क्या क्या होता है।
और एक और बात जो यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, दैट इज माउथ को एक और नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम, दैट इज बक्कल कैविटी। ठीक है, इसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और यही मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ कि आपका यहाँ जो माउथ शुरू होता है और माउथ से लेकर बिल्कुल एंड पॉइंट जिसको एनस बोलते हैं, ये सब कुछ ना एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहीं कॉइल हो गया, कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, बट ये पूरा का पूरा ना एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड तक। इसलिए हम इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ये वर्ड आप बहुत जगह अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल। सो इट मींस माउथ से लेकर एनस तक जो पूरा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है कि खाना पहले एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह जा रहा है, पूरे को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब माउथ के बाद आपका फूड पहुंच जाता है एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस को हम जनरली छोटी क्लासेस में फूड पाइप के नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बट अब आप क्योंकि क्लास 10th में है, आप इसे एसोफेगस बोलेंगे। सो एसोफेगस एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको दिख रही है, जिसका काम ये है कि माउथ ने जिस फूड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है, उसको ये स्टमक तक पहुंचा दे। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां से चल रहा है, यहां से माउथ से चलना शुरू हुआ, खाना नीचे आया, नीचे आया, और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो यहां है, दैट इज स्टमक के अंदर। ठीक है, तो अब स्टमक के अंदर आपका फूड रीच कर गया है। अब हमें नेक्स्ट बात ये समझनी है कि अब स्टमक के अंदर क्या होगा। तो ये आपकी स्टमक है। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होता है। इसकी अगर आप शेप देखें तो इसको कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे इस शेप के अंदर। तो ये एक जे शेप का ऑर्गन होता है, और इसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो मस्कुलर होती है, जिसका काम होता है कि वो जूसेस इसके अंदर इजीली मिक्स कर सके। दैट इज वाई अंदर की वॉल ऑफ स्टमक जो है दैट इज मस्कुलर। अब आपकी स्टमक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ये होता है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस को प्रिपेयर करना। तो स्टमक में प्रेजेंट है कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन करना। तो सबसे पहली जो केमिकल सिक्रीशन यहाँ पे होती है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। HCl का क्या काम है, आपने जो खाना खाया हो सकता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आपके स्टमक के अंदर चला गया हो, तो वहां इंफेक्शन ना कॉज हो, तो आपकी HCl का काम होता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा, आपकी स्टमक का जो पीएच है वो 2 है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हेंस द पीएच ऑफ योर स्टमक HCl इज 2। और नेक्स्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको पेप्सिन बोलते हैं। ये पेप्सिन तभी काम करता है जब आपका पीएच हाईली एसिडिक होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पीएच को एसिडिक pH 2 पे लेकर जाता है, तो ये पेप्सिन जो है ये एक्टिवेट होता है और ये अपना काम करना शुरू होता है। अब इस पेप्सिन का क्या काम है, इसका काम ये होता है कि आपके खाने में जितना भी प्रोटीन आपने इंटेक किया है, उसको ये ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करते जाते हैं पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटीन किस में ब्रेक करता है, पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। और कौन ब्रेक करता है, पेप्सिन ब्रेक करता है। और किस पीएच पे ये काम करता है, pH 2 पे काम करता है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि पेप्सिन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करना। पेप्सिन कितने पीएच पे काम करता है, pH 2 पे। और ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टमक के अंदर पाया जाता है, उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड एक थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन और रिलीज करते हैं, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। अब म्यूकस का काम क्या होता है, अब देखो HCl हो गया एसिडिक, तो pH 2 इज हाईली एसिडिक, वो आपके पेट के अंदर की लेयर को जला सकता है। ठीक है, कोरोसिव होता है क्योंकि वो, तो क्या करता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस पेट की अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप ही एक सिक्रीशन करता है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एसिड के कोरोसिव नेचर से बचाती है, और आपका स्टमक अंदर से जल नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसके 3 एक तरीके से समझ लो केमिकल सिक्रीशंस थी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने रिलीज करी थी, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। ये इकट्ठा भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अलग से भी पूछ लेते हैं 1 1 मार्क्स में कि म्यूकस का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है, इस तरीके से। तो आपको तीनों पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पे मूव करने से पहले
एक बार मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। सबसे पहले हम माउथ पे थे, माउथ पे आपने खाना चबाया, टंग ने उसको मिक्स किया सलाइवरी अमाइलेज से, उसको माल्टोज में ब्रेक कर दिया। अब उसने जो खाना है वो एसोफेगस में भेजा, एसोफेगस उस खाने को लेकर आई और स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में आके आपका जो फूड ब्रेक डाउन होता है दैट इज बेसिकली प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू पेप्टोड्स। अब उसके बाद आपकी स्टमक के बाद खाना पहुंचता है इनटू योर नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज दिस, ये कॉइल्ड शेप लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद नेक्स्ट कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी डाइजेशन अब कंप्लीट हो जाएगी। तो डाइजेशन अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उससे खाने को तोड़ने के लिए कुछ हॉर्मोन्स या कुछ केमिकल्स की जरूरत है, वो खुद से नहीं बनाता। उसके लिए उसने काम पे लगाया हुआ है लीवर को और पेनक्रियास को। तो लीवर एक सिक्रीशन बनाता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो लीवर ने बनाया बाइल जूस, बाइल जूस बनाया जा रहा है, आपका लीवर बनाता जा रहा है, और उसके पास एक स्टोर हाउस है दैट इज गॉल ब्लैडर। अगर आप इस डायग्राम को रेफर करेंगे तो गॉल ब्लैडर आप अच्छे से देख पाएंगे। ये वाला जो एक पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है लीवर के नीचे, यहाँ ये गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का काम होता है कि लीवर जितना भी बाइल जूस बना रहा है वो उसको स्टोर करता जा रहा है जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। अब जैसे ही आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां पर गॉल ब्लैडर भेज देगा उस बाइल जूस को जो उसने बहुत देर से स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर सेंड्स बाइल जूस टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, बट बाइल जूस बनाया किसने, बनाया उसको लीवर ने बनाया। ठीक है, इट्स लाइक कि आपकी मम्मी ने रोटी बनाई, रोटी बना के कैसरोल में रख दी, अब जब तुम्हें खाना है तो तुम वहां से लेकर खा लोगे उसको। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक और ग्लैंड की हम बात करते हैं दैट इज पेनक्रिया। अच्छा, लीवर एंड पेनक्रियाज ये ग्लैंड्स हैं। और एक और इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सो इट इज लीवर ओनली। अब पेनक्रियाज ग्लैंड क्या करता है, पेनक्रियाज तीन तरीके के सिक्रीशंस आपको देता है। पहला है अमाइलेज। अब बिकॉज एक अमाइलेज हमने माउथ में पढ़ा था, उसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज, एक अमाइलेज यहाँ पे आया है, तो इसे स्पेसिफिकली हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोल देते हैं ताकि हम दोनों अमाइलेज में कंफ्यूज ना हो जाए। तो माउथ वाला था सलाइवरी अमाइलेज बिकॉज वो सलाइवा के अंदर था, ये वाला है पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्योंकि ये पेनक्रियाज ने रिलीज किया है। दूसरा जो ये सिक्रीशन करता है दैट इज ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करता है, और थर्ड जो यहाँ सिक्रीशन होता है वो लाइपेज का सिक्रीशन होता है। इनके अभी हम फंक्शन समझेंगे। तो ये तीनों सिक्रीशंस जब जरूरत पड़ती है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच जाता है, तो ये सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन पे चली जाती है। तो अब बाइल जूस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये चार पर्टिकुलर सिक्रीशंस हेल्प करती हैं फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाज और लीवर जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं लीवर एंड पेनक्रियाज ये अटैच्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इनका काम होता है कुछ सिक्रीशंस को क्रिएट करना ताकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और ये दोनों ही सिक्रीशन सेंड करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो अब इसके नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। हम लीवर और पेनक्रियाज को अभी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कि इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले लीवर की बात आती है। लीवर मैंने अभी जैसे आपको बताया आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। दूसरा, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और बाइल जूस को सिक्रीट करके ये इसे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है। आप यहाँ पे सारी मार्किंग्स देख सकते हो, ये आपका लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। इसने बाइल जूस बनाया और इसने गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर करके इसने कहां भेजा, जरूरत पड़ने पे इसने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जब वहां पे खाना पहुंच गया। अब वहां जाके ये करेगा क्या, अब इसका काम ये होता है, आपने अपने खाने में जितने भी फैट को इनटेक किया है, फैट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिलकर बड़े बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लेते हैं, उनको फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ये बाइल जूस उन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। बड़े बड़े स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स बनाता है, पार्शियली उसको ब्रेक डाउन कर देता है बाइल जूस। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें बड़े फैट ग्लोब्यूल्स छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक ब्रेक होते हैं, इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं।
ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये सारा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहां बाइल जूस पहुंचता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है और एल्स इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट की। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पेनक्रियाज अब क्या करता है। पेनक्रियाज मैंने आपको बताया, ये आपकी स्टमक के नीचे ये एक डार्क सा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेनक्रियाज है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है और इसका काम है पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करना, जिसमें ये तीन जूसेस सिक्रीट करता है। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। मैंने डिफरेंट कलर से इसे सिग्निफाई किया और इनके रिएक्शंस भी उसी पर्टिकुलर कलर से लिखे हैं, तो ध्यान से समझना इसको। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो माउथ वाला अमाइलेज था, उसने किसको ब्रेक किया था? कार्ब्स को ब्रेक किया था, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया था। तो अमाइलेज यहां पे आके भी कार्बोहाइड्रेट्स को ही ब्रेक करता है, पर वहां माल्टोज में एक तरीके से ब्रेकेज हुआ था, जो कि स्टिल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका काम यही है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आपके ब्लड में जाके घुल सके, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ये इसे ब्रेक कर देता है। ये हो गया आपका अमाइलेज का फंक्शन। सेकंड देखो, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम ये होता है कि जो प्रोटीन आपके खाने में है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में हमने ब्रेक किया है ऑलरेडी, बट स्टिल वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ जो प्रोटीन अभी भी बच गया है फूड में, या जो पेप्टोन्स हैं, ये उसे ब्रेक करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो कार्ब्स ब्रेक होके सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, प्रोटीन्स का ब्रेक होके सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड्स। और नेक्स्ट आता है आपका लाइपेज। देखो, बाइल जूस ने क्या किया था? बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया था, बट टोटली ब्रेक डाउन नहीं किया था। यहाँ पे लाइपेज उन्हें टोटली ब्रेक डाउन करता है और फैट को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दो चीजों में फैट्स ब्रेक होते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फूड है जो कि आपकी बॉडी अब इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। इतना छोटा पार्टिकल है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में इजीली घुल जा सकता है। तो यहाँ पे हमने सारा ब्रेकेज देख लिया, जितने एंजाइम्स यूज होने हैं वो देख लिए। एरो के ऊपर जो हम दिखते हैं, इन्हें एंजाइम्स बोला जाता है, और ये सिक्रीट होते हैं किसी ग्लैंड से। तो ग्लैंड सिक्रीट्स एंजाइम्स, ये बात भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे पूछता है कि पेनक्रियाज के एंजाइम्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे अरे एंजाइम्स ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो एंजाइम्स का मतलब है उनकी जो सिक्रीशंस हैं, और जो एंजाइम्स है वो कौन सा ऑर्गन निकालता है, उनको ऑर्गन ना बोल के उन्हें ग्लैंड्स बोला जाता है। नाउ अब ये दोनों चीजें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गई हैं। ठीक है, इसने फैट तोड़ दिया, कार्ब्स तोड़ दिए, प्रोटीन तोड़ दिया, सब कुछ सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रिसीव करता है सिक्रीशन लीवर और पेनक्रियास से, और उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट करके डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, दूसरी बात, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। मैंने एलिमेंट्री कैनाल आपको बताया, माउथ से लेकर एनस तक पूरा ऊपर से नीचे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसमें जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब्स होती हैं, ये सबसे लंबा, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल के ऐसे लंबा खींचेंगे और बाकी ऑर्गन्स की लेंथ से कंपेयर करेंगे, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन निकलेगा आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। नेक्स्ट, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल्स हैं, वहां पे एक विलाय लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको विलाय बोलते हैं। और इसका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना और अब ब्लड को देना, क्योंकि अब डाइजेशन पूरी हो जाएगी। पहला प्रोसेस था इंजेशन, खा लिया। दूसरा प्रोसेस था उसे पचा लिया, डाइजेशन। अब हम थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब उसको ब्लड पे भेजना है और ब्लड उसको बॉडी में सेल्स के पास लेकर जाएगा। तो ब्लड में जाएगा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से? इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें ये विलाई मदद करवाती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगी आपके साथ विलाई के बारे में। सो दीज आर कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल विलाई, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल्स में होती है। ये इसका रियल एक पिक्चर मैंने ढूंढ के यहाँ पे लगाया है, और आप देख पा रहे हैं इसके सरफेस के अंदर कैसा है। ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन्हें बोला जाता है। सो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनका काम क्या है? इनका काम ये है, अच्छा ये प्लेन क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है ये पेट की तरह या किसी और ऑर्गन की तरह? इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों उग गए ऐसे ऊपर? ये इसलिए इंक्रीज हो यहाँ पे है, ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो ये है आपका,
अगर ये ऐसा प्लेन होता तो सिर्फ यही था सरफेस एरिया जो इसकी वॉल के पास था। बट अगर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर है तो ये इन सारे, ये देखो ये कितना बड़ा एरिया हो गया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन फास्टर हो पाएगा। ओके। अब इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला, अब सेकंड डायग्राम आप देखिए, इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। दैट इज, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल मतलब इनकी अंदर की तरफ को यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है वेन्स और आर्टरीज के अंदर। अब जब यहाँ पे फूड जो है, तो सिंपल फूड, सिंपल फूड में कौन कौन आया? ग्लूकोज आया, फैटी एसिड्स आए, आपकी अमीनो एसिड्स आए। तो ये सारे सिंपल फूड है। ये सारे सिंपल फूड, अब ये लेयर इतनी ज्यादा पतली होती है कि इसमें से ये सिंपल फूड क्रॉस ओवर हो जाता है और यहाँ पे प्रेजेंट ब्लड के अंदर जाके घुल जाता है। और फिर ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो इससे जहां जिस बॉडी सेल के पास उस खाने को लेकर जाना है वहां पे ले जाएगा, वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम कर पाएगा। मान लो दिमाग को सोचना है, पढ़ने बैठे हो, तो वो सारा जो खाना आपने खाया है वो ब्रेन के सेल्स के पास आएगा और ब्रेन फिर उससे एनर्जी का प्रोडक्शन, जिसको एटीपी की फॉर्म में आपने लास्ट क्लास में 9th में पढ़ा था कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है वहां पे प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है एंड हेंस आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन का काम कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी दिस फूड टू द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, जो कि पॉसिबल है क्योंकि यहाँ विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। अगर प्लेन होता तो उसमें बहुत समय लग जाता, इसलिए यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर है ताकि ये प्रोसेस फास्टन अप हो पाए। चलिए, अब हमें एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन इसकी इतनी स्टोरी नहीं समझनी क्योंकि हम न्यूट्रिशन में ही रहेंगे अभी। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये इसका बाहर वाला ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना बॉडी में नहीं पच पाया, ना उससे आपको फैट मिले ना आपको ग्लूकोज मिले, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब लार्ज इंटेस्टाइन में आके क्या होता है कि अभी भी अगर आपके खाने में कुछ मिनरल्स या कुछ वाटर चला गया है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, तो रीएब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसको आपकी बॉडी ना रेक्टम में स्टोर कर देती है। अब यहाँ रेक्टम लेबल नहीं है बट ये इस एनस का ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम, और इसका काम होता है कि ये सारे वेस्ट जो आपको बॉडी से रिलीज करना है उसको स्टोर करके रखेगा। अब ऐसा तो नहीं तुमने खाना खाया और खाते ही वॉशरूम चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। आपकी बॉडी उसको स्टोर होल्ड करके रखती है ना, आप रोज सुबह जाते हो फ्रेश होने के लिए, तो इसीलिए रेक्टम के अंदर वो सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर होता चला जाता है दिन भर का। अब जब आपको उसे बॉडी से रिलीज आउट करना है तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज एनस, एंड इसका काम होता है आपके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करना। और यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कराता है, जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो ये स्पिंचर, जिसको एनल स्पिंचर बोलते हैं, ये उस खाने को धक्का देकर बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज करता है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसमें मैंने आपको हर ऑर्गन बहुत डिटेल से समझाया है। तो अगर डिफरेंट ऑर्गन के बारे में पूछा जाए आपके पास यहाँ सारी इंफॉर्मेशन है, पर अगर एक कॉमन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि पूरे डाइजेशन का एक मैकेनिज्म समझा दो, वर्ड्स में लिख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते तो जो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको देने वाली हूँ आप ऐसे भी अगर पेपर में लिखाएंगे इसमें सब कुछ कवर्ड अप है। आप दिमाग से समझ के इसको अगर लिखेंगे तो इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ऐसा नहीं बोलती कि आप फ्लो चार्ट्स में आंसर नहीं दे सकते। यू कैन गिव इट बट द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड इट शुड कवर ऑल द थिंग्स। तो हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन देखो, मैकेनिज्म बता रही हूँ। नंबर 1 प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन में सबसे पहले माउथ, माउथ का काम था फूड को इनटेक करना। ठीक है, माउथ के अंदर अब 2 चीजें प्रेजेंट थी, एक आपका टीथ प्रेजेंट था, एक आपका सलाइवा प्रेजेंट था। टीथ का काम था
आपने उस खाने को चबाया, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, स्मॉलर पार्टिकल में, इसे कहते हैं मेस्टिकेशन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल। मेस्टिकेशन वर्ड याद नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल ही लिख सकते हैं ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, चलेगा। इनटेक के बाद छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, नेक्स्ट उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गई। सलाइवा का काम होता है आपके खाने को क्या करना, मॉइस्टन कर देना, ताकि अंदर डाइजेशन इजियर हो पाए। और दूसरा, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जिसका फंक्शन होता है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके स्टार्च को, शुगर जिसको मैंने माल्टोज आपको बताया था, इसके अंदर ब्रेक डाउन करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके एसोफेगस से होता हुआ आपका जो खाना है वो स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक के अंदर ये प्रोटीन से पेप्टोन्स में टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, जो एंजाइम था आपका। तो यहाँ पे जब आपने इसको टीथ से चबाना शुरू कर दिया ना, यहां से आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये चलता रहेगा, टी माउथ में ही आपकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी, टीथ और सलाइवा ने मदद कराया, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो डाइजेशन काफी लंबी है। अब अभी भी हम डाइजेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब स्टमक में प्रोटीन से क्या बन गए, पेप्सिन। मैं आपको लास्ट स्लाइड साथ में दिखा देती हूँ, प्रोटीन से पेप्सिन बन गए स्टमक में। अब नेक्स्ट उसको भेज देगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशन आती है, एक तो बाइल आता है लीवर से, और पेनक्रियास से ये तीन सिक्रीशन आती है, लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है, पहले तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स थे वो स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। फिर लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन के यहाँ फंक्शन लिखे गए हैं। लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर फैट्स को ब्रेक करता है। अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना, और ट्रिप्सिन का काम होता है आपकी प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना। तो ये डाइजेशन चलती जा रही है, और ये एट लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, डाइजेशन शुरू कहाँ हुई थी? शुरू हुई थी माउथ में। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुई? कंप्लीट हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा फूड किस ऑर्गन में डाइजेस्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ। तो ये 1 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो गए। अब डाइजेशन जब पूरी हो गई तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अंदर क्या था, विलाई लाइक स्ट्रक्चर थे जो ब्लड वेसल से जुड़े हुए थे। तो उसने वो डाइजेस्टेड फूड किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, और ब्लड उसको कहां ले जाएगा? सेल्स के पास। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो गई डाइजेस्टेड फूड की ब्लड के अंदर, और वहां से वो सेल पे पहुंच गया। अब चौथा प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब वो खाना सेल पे पहुंच गया, वहां जाके वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपना कोई भी फंक्शन कर सके। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में कोई भी टिश्यू पुराना हो गया है, नया टिश्यू बनना है, कोई रिपेयर होना है, वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज जो हम बोलते हैं, तो उसके अंदर वो जो फूड है वो हेल्प करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, दैट इज सेल पे खाना पहुंचने के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होना। अब नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस हमारे पास आती है, फिफ्थ स्टेप, दैट इज इजेशन, जिसमें पहला ऑर्गन जो रिलेटेड है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वो उसको भेज देता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस मूवमेंट के थ्रू? पेरास्टेलिसिस मूवमेंट के थ्रू, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगी। लार्ज इंटेस्टाइन खाने में, अनडाइजेस्टेड फूड में जितने भी वाटर या आयंस बच गए हैं वो उसको रीएब्सॉर्ब कर लेता है और वापस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है कि अगर वो काम किया तो उसे यूज कर लो। और जो खाना अब अनडाइजेस्टेड रह गया, उसमें ना वाटर मिला ना आयन मिला, तो वो उसे स्टोर कर देता है रेक्टम के अंदर, जहां पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर रहते हैं जब तक हम नेक्स्ट टाइम वॉशरूम ना जाए। लास्ट पोर्शन एनस, जिसका काम है कि आपके फूड को एनल स्पिंचर के थ्रू, अगेन पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के थ्रू बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देना। तो ये 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको समझा दिए, हर ऑर्गन समझा दिया। एक पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो माउथ से लेकर एनस तक आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बता दिए, जो एक के बाद एक आएंगे, और आप इसको इसी तरीके से आंसर कर सकते हो फ्लो चार्ट की ही फॉर्म में। अब एक लास्ट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, काफी जगह यूज हुई एक टर्म, दैट इज पेरिस्टेलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेरिस्टेलिसिस? इसको ना आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है,
और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने कभी अपने घर में वॉशिंग मशीन का पाइप देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है और वो ऐसे ऐसे होता है, उसकी कर्व्स होते हैं, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। तो आपकी वॉशिंग मशीन में, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉशिंग मशीन में ऐसा पाइप क्यों नहीं है सीधा वाला, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाला पाइप क्यों है? पता है किसी को? कभी उसको नोटिस करना, उस पाइप को अगर आप स्ट्रेच कर पाएंगे तो वो ऐसे ओपन और क्लोज हो पाएगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करवाता है। तो आपका जो खाना है ना बेटा, वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो अगर ये स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता, ये खाना एक तो ना ऐसे ना गोला जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको बोलस बोलते हैं। तो ये जो खाना है अगर ये स्ट्रेट पाइप से गुजर रहा होता, तो ये ऐसा हो सकता है कि कहीं जाके फंस जाता। फंस जाता तो फिर आगे कैसे प्रोसेस चलती? हेंस ये पाइप जो है ये ऐसा स्ट्रेट ना होकर पूरी एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टमक से इंटेस्टाइन में जब जाना है, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और इनस में जब जाना है, हर जगह ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ये ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करके इस बोलस को, बोलस हो गया ये फूड का जो गोला बन गया, इसको आगे पुश करने में ये आसान होता है। तो ऐसे चलना शुरू होगा और धीरे 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 आगे करके आपके खाने को आगे पहुंचाता रहेगा। तो इससे मूवमेंट ऑफ बोलस इजी हो जाती है बिकॉज ऑफ रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। और ये तो पाइप है जो आपकी वॉशिंग मशीन का, ये तो प्लास्टिक से बना है, बट बॉडी के अंदर ये मसल से बना होता है, मसल सॉफ्ट होती हैं। तो ये रिदमेटिक मूवमेंट और ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत इजीली ये आपके फूड को जो कि सॉलिड स्टेट में है उसका फ्लो जो है वो बहुत आसान बना देता है। जो मसल्स इसको आगे धक्का करने में मदद करती हैं उन्हें हम स्पिंचर्स बोलते हैं। जैसे एनस के पास एनल स्पिंचर होती है, एक आपकी जब आप स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं वहां पे भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जो जब आप एक ऑर्गन से बेसिकली दूसरे ऑर्गन में जा रहे हैं तो वहां स्पिंचर प्रेजेंट होती है ताकि वो उसे अगले ऑर्गन के अंदर बहुत इजीली धक्का देके आगे की तरफ मूव कर पाए। और इस तरीके का मूवमेंट जिसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन रिदमेटिकली हो रहा है, ऐसी मूवमेंट को पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट का नाम दिया गया है। ये कभी कभी मैंने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में डेफिनेशन के तौर पे ये क्वेश्चन देख लिया है। आप इसमें यही लिखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसी मूवमेंट है जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं रिदमेटिकली ताकि आपका फूड जो है वो आगे की तरफ पुश हो सके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। और इस प्रोसेस का नाम पेरिस्टेलिसिस होता है। और यहाँ पे जो मसल्स इसको करवाती हैं उन्हें हम स्पिंचर, ये जो मैंने लिखा है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, तो इन मसल्स को स्पिंचर मसल्स का नाम दिया जाता है। और एनस वाली मसल का आपको नाम याद होना चाहिए, दैट इज योर एनल स्पिंचर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूट्रिशन टॉपिक। नेक्स्ट इसकी बी सीरीज हम शुरू करेंगे जिसके अंदर अब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।